नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार से शासन करता है और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि नसीरुद्दीन महमूद की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है और द्वितीय इल्बरी वंश की स्थापना करता है। इस वंश को द्वितीय इल्बरी वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बलबन है ये भी अपने आप को, जो अपना ताल्लुकात है, इल्बरी जनजाति से बताता है और इस वजह से इसको द्वितीय इल्बरी वंश भी कहा जाता है। देखते हैं आगे की स्लाइड में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये गयासुद्दीन बलबन का है। इसने जो उपाधि धारण की जो थी, एक तो उलूग खां की जो इसको उपाधि मिली थी, नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। जब बलबन अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करता है तो उसके बाद वो एक उपाधि बलबन को प्रदान करता है जिसका नाम होता है उलूग खां। और इसके बाद जब वो राज्यारोहण मतलब कि पद धारण कर लेता है तो वो उसको गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है और इसका नाम गयासुद्दीन बलबन के नाम से फिर इतिहास में जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो बलबन का जो वास्तविक नाम है, उसका जो वास्तविक नाम है बहरुद्दीन है। बलबन का जो वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, उसका वास्तविक नाम है। इसने नियाबत ए खुदाई मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ली इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब आदि उपाधियां धारण की थी। तो बलबन का जो बेसिक देख लेते हैं, उसकी थोड़ी शुरुआत देख लेते हैं, उसकी कैसे होती है। ये है 1281 के आसपास गुलाम वंश यानी ममलूक वंश का जो शासन है। आपको दिखेगा कि ये स्लेव डायनेस्टी कहाँ कहाँ है। ये जो दिख रहा एरिया, ये पूरा स्लेव डायनेस्टी है। जो बलबन जब आता है और ये जब इसकी शुरुआत होती है जब 1233 के आसपास, जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय कर लेता है, इसके बाद बलबन को ये लात खरीदता है और अपने जो शामिल करता है अपने बेड़े में। तो सबसे पहले जब ये बलबन होता है, ये एक खासदार होता है। इल्तुतमिश अपने दरबार में से खासदार मतलब कि जो होता है, खासदार का मतलब आप समझें कि सुल्तान का जो होता है व्यक्तिगत सेवक, ठीक है, सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। यानी कि जो बलबन अपनी जो शुरुआत एक खासदार नामक पद से करता है। इसके बाद वो रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर रहता है। इसके बाद बारम शाह के शासनकाल तक वो अमीर आखुर तक पहुंच जाता है। अमीर आखुर का पद काफ़ी बड़ा पद माना जाता था उस समय। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद के शासन काल के समय में अमीर हाजिब के पद पर पहुंच जाता है और हांसी का इक़्तिदार भी बनता है। और बाद में जब अलाउद्दीन मसूद शाह की जब हत्या हो जाती है तो इसके बाद ये नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ममलकात यानी नायब के पद पर पहुंच जाता है। यानी कि इसने जो शुरुआत करता है ये बहुत ही छोटे लेवल से करता है और फिर लास्ट में जो एक अपर पोस्ट होती है नायब की, जो कि जिसका जो सुल्तान के बाद नंबर होता है, वहाँ तक पहुँचता है। और इसके बाद आप देखते हैं कि ये फिर सुल्तान तो बन ही जाता है। जब ये नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तो ये एक समझिए कि ये एक ऐसा कार्य कर रहा था कि महमूद के एक दाहिना हाथ के तौर पर काम कर रहा था। और इस दौरान जो उसका प्रमुख उद्देश्य होता था कि वो सिर्फ अपने विरोधियों को, ये फिर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो उसको चुनौती दे सकते थे, उनको समाप्त करता था। ऐसा कार्य वो करता रहा। जब 1266 में बलबन गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती उसके सामने होती है
सबसे पहली चुनौती तो उसकी होती है कि उस समय राजा की जो सुल्तान की जो मतलब की प्रतिष्ठा थी वो बिल्कुल शून्य हो चुकी थी, क्योंकि उस समय सुल्तान उसका भय जनता के बीच व्याप्त नहीं था। मतलब कि इतनी अव्यवस्था इस दौरान जो इल्तुतमिश की मौत के बाद फैल चुकी थी, चालीसा और सुल्तान के बीच में जो षड्यंत्र होते रहते थे, तो मतलब कि ऐसे में सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी वो बिल्कुल ही धूमिल हो चुकी थी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी जो उसका जो उद्देश्य था कि वो जो सुल्तान की प्रतिष्ठा है उसको वापस जीवित किया जाए और जन साधारण में सुल्तान के प्रति भय एवं सम्मान की भावना जागृत किया जाए। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी कानून और व्यवस्था की। कानून और व्यवस्था उस समय बिल्कुल ही चरमरा गई थी। लगातार युद्ध हो रहे थे, षड्यंत्र हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, जिसके कारण खजाना भी रिक्त हो गया था और राज्य में जो है आंतरिक और बाह्य अव्यवस्था जो है इसका लाभ उठाकर जो है बिल्कुल ही शासन प्रशासन बिल्कुल बेकार हो गया था। तो इन सब और तीसरी जो समस्या थी, एक तो ये तो आंतरिक समस्याएं हो गई और लगातार जो उसके कुछ विरोधी थे और जो मंगोल आक्रमण उस समय सर्वाधिक मतलब कि पंजाब तक लमसम पहुंच गया था, उस पर भी नियंत्रण करना उसके लिए एक प्रमुख चुनौती है। तो सबसे पहले देखते हैं बलबन क्या काम करता है। बलबन जैसे कि राजत्व के सिद्धांत यानी जिसे सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना कहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो वो अपने आप को जो है फारस के अफरसिया वंश से जोड़ता है। अपने आप को कहता है कि मेरे पूर्वज मेरे पिता अफरसिया वंश से थे। तो वो फिर जैसे मतलब कि अफरसियाब आप ईरान का समझ लीजिए, फारस का, तो वो फिर जो अपने जो सल्तनत में अपने जो दरबार में वैसे ही प्रथाएं लागू करता है कि जैसे वहाँ रीति रिवाज थे सुल्तान का होता था सम्मान, जैसे हर वो चीज़ होती थी वैसे इस मतलब कि यहाँ पर भी वो चलाने की कोशिश करता है। इसी के अनुरूप वो है अपने आप को जिल्ले इला अल्लाह है मतलब कि ईश्वर का प्रतिबिंब घोषित करता है और वो कहता है कि सुल्तान का जो पद है वो पैगंबर के बाद आता है और पैगंबर ने सुल्तान को भेजा है शासन करने के लिए। वह मतलब कि नियाबत खुदाई है पैगंबर का, मतलब कि वो पैगंबर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ऐसे में वो मतलब कि अपनी जो वो है सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करता है, ऐसा संदेश देना चाहता है। इसके अलावा वो जैसे जो दो नई प्रथाएं लागू करता है, सिजदा और पाबोस जैसी वो जो प्रथाएं वो लागू करता है। सिजदा का मतलब आप समझ जाइए कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, मतलब कि कोई राजा है उसके सामने घुटने के बल पर बैठकर सर झुकाना, ये सिजदा कहलाता था। इसके अलावा एक जो पायबोस प्रथा भी थी, जिसमें क्या होता था वो सुल्तान का चरण चुंबन, मतलब कि सुल्तान के पैरों को चूमने जाने की प्रथा आरंभ की। इसके अलावा वह प्रत्येक वर्ष उसने एक जो त्योहार मनाने की भी प्रथा आरंभ की, जिसे फारसी त्योहार कहते हैं। नौरोज त्योहार भी मनाने की प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा उसने अपने जो मतलब के नए जो पौत्र हैं उन सभी के नाम फारस के सम्राटों के अनुसार भांति रखे, जैसे कैकुबात, केखुसरो इत्यादि। तो वो एक मतलब कि एक अलग ही छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। वो आम लोगों से मिलता नहीं था, बातें नहीं करता था। वो कहता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ी में क्रोध उत्तेजित हो जाता है। वह सिर्फ वहां पर सिर्फ वजीर से बात करता था।
तो इस प्रकार से उसने अपने जो है प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया और उस पर काफ़ी हद तक सफलता हासिल की, क्योंकि उसका विश्वास था कि मतलब कि ये जो क्रूरता है, निर्दयता है, इसी से सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका जो प्रश्न बन जाता है तो उसका राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। इसके बाद एक दूसरा काम करता है वो जो चहलगानी होता है, तुर्कान चहलगानी जिसमें 40 मेंबर्स होते थे, उसको रद्द कर देता है। उसको रद्द करने का कारण क्या होता है कि देखिए बलबन जो था वो तो ऑलरेडी चहलगानी का मेंबर रह चुका था और उसे पता है कि कैसे चहलगानी में काम होता था, कैसे षड्यंत्र होते थे और सत्ता का जो होता था पद से हटाया जाता था और बैठाया जाता था, तो उसे सब मालूम था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने सबसे पहले चहलगानी का जो है उसको रद्द कर देता है, चालीसा दल का गठन जो था उसे समाप्त कर देता है, और जिससे फायदा होता है कि सुल्तान और सरदारों का जो संघर्ष होता था वो समाप्त हो जाता है लगभग। और यहाँ तक मतलब कि चालीसा इतना वैलिड भी नहीं रह जाता, क्योंकि बलबन के आते आते तक जो प्रमुख चालीसा के सरदार थे उनकी काफ़ी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको बलबन ही खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से चालीसा का भी यहाँ से समाप्त हो जाता है। प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने चालीसा का मतलब कि खत्म किया, तो उसका जवाब होता है बलबन होता है। यही देखिए अपनी जो स्लाइड में लिखा है, इसे मैंने आपको बताया, चालीसा को भी समाप्त कर दिया। और वो बंदाई के इक़्तिदार मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पीटता है, क्योंकि उसने एक दोस्त दास को कोड़ों से पीट कर मार दिया था। ये सिर्फ दिखावे के लिए था कि उसने दास को कोड़ों से पीट कर मार दिया था। उसका जो मेन उद्देश्य था कि वह चालीसा के लोगों को दंडित करना चाहता था और ऐसा भय प्राप्त बनाना था, मतलब एक तरफ से उसको निर्मूलन करना था उस पद को, वहाँ के लोगों को या फिर उनके जो सदस्य थे उनको उसे खत्म करना था। विद्रोहों के दमन में अगर हम बात करें तो जैसे हमने मेवातियों का दमन किया, इसने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर इसने संचालन किया। अवध का व्यापारिक मार्ग में जो लूटपाट होती थी उसको उसने बचाया। कटेहरों का दमन किया। बंगाल के तुगारलिक खां का विद्रोह इत्यादि ये जो हमने पढ़े। ये जो ऊपर के जो शीर्ष जो ये आपको दिख रहे हैं, मेवातियों का दमन, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, अवध का व्यापारिक मार्ग में जो कटेहरों का दमन, ये सब हमने नसीरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में जब बलबन कार्य करता है उसमें हमने जान लिया था, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि इनके प्रश्न बने। इसके बाद ये देख लेते हैं बंगाल के तुगारलिक खां का विद्रोह। बंगाल के तुगारलिक खां का विद्रोह ऐसा होता है कि आपको पता है कि नसीरुद्दीन महमूद के शासन के समय ही ये बंगाल है जो दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाता है, और जो वहाँ का इक्तेदार होता है अरसला खां, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और जब बलबन वहाँ का शासक बनता है तो वो सबसे प्रयास करता है कि वहाँ को जो बंगाल है उसको अपनी सल्तनत में शामिल करे। तो बलबन के समय जो है उस समय जो बंगाल अरसला खां के पुत्र तातार खां के अधीन पे था, यानी अरसला खां की मौत हो चुकी होगी उस टाइम तक। तो उसने आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए बलबन को 63 हाथी भेजे थे कि भाई मैं आपका आधिपत्य स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इसी के बाद जब तातार खां के बाद एक नया आता है, वहां का जो शासक बनता है जो तुगरली खां, जो लखनौती का राज्यपाल था, वह एक बलबन का दास था। तो वो विद्रोह कर देता है। कौन करता है बंगाल में विद्रोह?
तुगारिल खां। और ये एक पहला वाकया है जब कोई दास विद्रोह करता है सुल्तान के खिलाफ। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भाई बलबन तो आवश्यकता उसको थी ही। तो इसको दबाने के लिए सबसे पहले वह जो उस समय अवध का सूबेदार होता है अमीन खां को भेजता है बंगाल पर, मतलब कि इसके जो विद्रोह को दमन करने के लिए। लेकिन अमीन खां पराजित होकर वापस आ जाता है। तो बलबन इतना क्रूर और निर्दयी था कि ये अमीन खां को जो है वध करवा देता है और उसकी जो लाश है अवध के द्वार पर लटका देता है। इसके बाद जब अमीन खां असफल हो जाता है तो एक दूसरा भेजता है, वह व्यक्ति उसका नाम होता है बहादुर, एक प्रमुख सेनानी था, और वो भी जाता है और वो भी पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार इसके जो दो सैन्य अभियान जो उसने भेजे थे अमीन खां और बहादुर के नेतृत्व में, दोनों असफल हो जाते हैं। तो जब तीसरा होता है तो इसमें वह स्वयं जाने का प्रयास करता है और स्वयं जाता है। तो उसी से एक प्रश्न ये है, एक फैक्ट है कि ये जो था कि ये बंगाल अभियान ही एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर किया। तो जब बलबन जाता है अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र बुखरा खां के साथ जाता है और वो जो तुगलिक खां है उसको पराजित करता है और उसको मार डालता है। ऐसी कहानी है मारने की। और उसके बाद उस पर कब्जा कर लेता है और अपने अधीन कर लेता है। बाद में अपने पुत्र जो है ये बुखरा खां को वहां का इक़्तिदार नियुक्त कर देता है और इसके बाद वापस आ जाता है। इस प्रकार वो बंगाल के विद्रोह का दमन करता है। एक जो फैक्ट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है तुगारिल खां मतलब उसने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और ये जो सफलता 1280 और 81 के आसपास लगी थी। और अब देख लेते हैं इसी समय एक मंगोल भी विद्रोह होता है। मंगोल विद्रोह में दोस्तों बात खास ये रहती है कि मंगोल विद्रोह जब होता है तो इसको जो मेन इसके जो ये पहले अपने इसको दो भागों में बांट देता है, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था। एक जो भाग है वो अपने पुत्र महमूद को दे देता है और एक जो बुखरा खां को दे देता है। और जब बुखरा खां को ये बंगाल अभियान के लिए बुला लेता है और वहां का इक़्तिदार नियुक्त कर देता है, तो पूरा जो क्षेत्र जो है उसका जिम्मा महमूद के अधीन हो जाता है। बात ये होती है इसने तो इस पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे होते हैं उस समय, तो नियंत्रण करने के लिए इसने सबसे पहले तो जो बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर इसने किलों का निर्माण करवाया। तो किलों का हर जगह किला का निर्माण करा और वहां पर काफी सारी सेना रखी। और ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में किलों का निर्माण कराने का श्रेय बलबन को जाता है। यानी कि सबसे जो किला की जरूरत समझी बलबन ने समझी और उसे ही इसका मतलब फादर माना जाता है सल्तनत काल में। तो जो मंगोल आक्रमण करते हैं तो काफी बार तो असफल कर देता है इसके जो अटैक हैं। तो बात क्या होती है, सन 1285 के आसपास की घटना होती है जब ये शुमरा साइड का जो होता है पार्ट में महमूद रहता है, शहजादा मोहम्मद, सॉरी इसको महमूद बोला जा रहा है, इसका नाम मोहम्मद है। याद आ रहा था कि शायद इसके नाम में कंफ्यूज हो रहा था, महमूद, ये इसका नाम मोहम्मद है। तो 1285 में एक अभियान होता है और उस सुमरा की जनजाति होती हैं और उस अभियान में मोहम्मद जो होता है इसका जो शहजादा, उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ी क्षति यहीं पर इसको होती है। इसकी जो शहजादा है, इसका जो पुत्र है, उसकी मौत हो जाती है। बाद में बलबन इसको शहजादा मोहम्मद को शहीद आजम की उपाधि भी देता है और ये योग्य व्यक्ति होता है और पूरी उम्मीद पूरे इसी की अगला जो बलबन का उत्तराधिकारी होता है मोहम्मद को ही बनना होता है। लेकिन आकस्मिक मौत हो जाने के कारण जो बलबन है उसका जो आगे का जो प्लान है वो रुक जाता है।
तो ये हमने मंगोल पर नियंत्रण कैसे हुआ ये भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा देखेंगे इसने प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले क्या किया। प्रशासनिक सुधार में सबसे पहले इसने तो सेना का गठन में सुधार किया। सेना तो थी ही, लेकिन सेना में क्या सुधार करता है वो, एक पहली बार ये एक तत्पर सेना रखने की शुरुआत करता है। और सेना के सुधार के अंतर्गत इसने पहली बार तो एक तत्पर सेना, ऐसी सेना जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे, स्थायी सेना। और इसके अलावा इसने जो क्या है, एक नया विभाग जिसे बोलते हैं आर्य विभाग। प्रश्न ही इससे पूछा जाता है, आर्य विभाग किससे संबंधित है? सेना से। और किसने स्थापना की? बलबन ने। तो आर्य विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की। और जो इसका जो मंत्री सबसे पहले बनाता है वो, जिसका जो पर्सन होता है जो संभालता है उसको दीवान ए आरिज कहा गया। ठीक, जो आर्य विभाग को देख रेख करता था, जिसकी जिम्मेदारी होती थी, उसको दीवान ए आरिज कहा गया। उस पद का ये मतलब कि सृजन करता है। इसके बाद सैन्य पुनर्गठन में बलबन जो है संगठन की नीति का पालन करता है और जो वो नए युवाओं व स्वस्थ सैनिकों को स्थायी सेना में भर्ती करता है। और जो वृद्ध एवं दुर्बल सैनिक थे, जो उनकी जो 20 से 30 टन का पेंशन देकर उनकी एकताओं का पुनः ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ये वह आदेश वापस ले लेता है, लेकिन वो एकताओं का पुनर्ग्रहण करता है। वो हम आगे देखेंगे कि एकताओं का पुनर्ग्रहण क्या है। इसके अलावा उसने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार क्या था? उसके गुप्तचर विभाग ही था। और ये गुप्तचर थे जो उसके सामंत होते थे, उनकी गतिविधियों की निगरानी किया करते थे। और प्रत्येक एकता में भी गुप्तचर रखे जाते थे। और जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था, बरीद कहा जाता था। और तथा गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? बरीद मुमालिक। एक ये भी प्रश्न बनता है कि बरीद क्या था और इसकी स्थापना मतलब कि किसने की। एकताओं का पुनर्ग्रहण के अंतर्गत मेन बात ही होती है कि जो बहुत सारी एकता बांट रखे थे बलबन से पहले तक, और उनमें कुछ ऐसे इक्तेदार थे जो बिल्कुल दुर्बल हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, वो किसी काम के नहीं थे। तो बलबन ने क्या किया, वो उनकी जमीनों का वापस ले लिया और उनको वापस लेने का जो अनुदान दिया था वो उसने वापस लेने का प्रयास किया। और उसके बदले पर नए सैनिकों की वृद्धि की मतलब भर्ती करता है और सेना को नगद वेतन की व्यवस्था करता है, सेना का केंद्रीकरण करता है, इत्यादि वो सुधार करता है। बलबन के बारे में हमने देख लिया और मंगोल की लड़ाई के बारे में भी पढ़ लिया। और बस बलबन जो ने शाह आजम की उपाधि दी थी। इसके बाद बलबन की जब मृत्यु होती है वो 1287 के आसपास होती है, क्योंकि बलबन अत्यधिक वृद्ध हो चुका होता है। और शहजादा मोहम्मद की जो मृत्यु के बाद वो और भी ज़्यादा मतलब उसको हृदय में बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचती है, क्योंकि उसकी सारी आकांक्षाएं जो थी, महत्वाकांक्षाएं थी, आशाएं थी, वो सारी शहजादा मोहम्मद पर थी। शहजादा मोहम्मद बहुत ही योग्य व्यक्ति था उसकी नज़र में, और शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में अमीर खुसरो रहा है। तो अमीर खुसरो भी शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में था। तो ऐसे में और उसका जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, वो ज़्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़े ऐसा क्रूर टाइप का नहीं था। वो विलासी व आराम पसंद, मतलब कि भाई हमें आराम करना है। तो उससे बलबन को बुगरा खां जो है उससे उपाधि मतलब कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रहती है। तो ऐसे में अपनी मृत्यु से पहले वो है अपने जो मोहम्मद है उसके पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और लगभग 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बलबन जो है 1266 में बैठता है और 1287 में उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से बलबन के बारे में हमने पढ़ लिया, और जो था इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी बलबन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी तथ्यों को भी हमने जान लिया।
बलबन से जो इसमें पूछे जाते हैं, जो मैं 4-5 प्रश्न हैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बलबन ने जो चालीसा का जो नष्ट कर दिया, ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है उलूग खां से, उपाधि किसने दी और किसको मिली। इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग है उसकी स्थापना किसने की, और जो आर्य विभाग है इसकी स्थापना किसने की। तो ये जो 4-5 प्रश्न हैं बलबन के शासनकाल से, ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जो बलबन के जो आखिरी जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैखुसरो, कैकुबाद इत्यादि के बारे में। वो छोटा वीडियो होगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश का समाप्ति हो जाती है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने जो सवाल हैं उन्हें कमेंट करके बता देना। ठीक है।